Hello class 8th, welcome with me part 4 of constitution, role of constitution. काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया and today it is end, it is the last part of this. Okay, यहीं पे हम फिनिश करेंगे. तो अभी तक हमने अपने लास्ट में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, उसकी डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, आर्टिकल्स कैसे यूज़ करते हैं हम चीज़ों के बारे में. अब बात आती है लॉ की कि वाई इट इज़ नेसेसरी, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड. कोई कानून या लॉ क्यों बनाया गया है. अगर हम जेन्युइन अपने घर से देखें इस चीज़ को, हम बाकी लॉ को तो छोड़ देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करते हैं. हम सबसे पहले बात करते हैं अपने घर से. अगर आपके घर में नियम ना बनाया जाए, आपको मॉर्निंग में उठना है, आपको फ्रेश होना है, देन आपको 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, फिर आपको शाम को खेलने जाना है, रात को इतने बजे आपको सो जाना है. अगर ऐसा नियम ना बनाया जाए आपके घर में तो क्या होगा. कोई कभी भी उठ रहा है, कोई कभी भी सो रहा है, किसी को कुछ भी कभी भी खाने को चाहिए, कोई घर में बता के जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कैसा सब कुछ हौच पौच हो जाएगा. जस्ट सपोज इट सेम. इसीलिए लॉ बनाया गया, कानून या नियम बनाए गए कि हर एक चीज़ एक जो सिंपल सिस्टमैटिक वे है उससे चलता रहे, किसी को परेशानी ना हो. ठीक है, तो इन्हीं ये एक कॉमन डेफिनेशन थी अंडरस्टूड करने के लिए. देन वी स्टडी सम पॉइंट्स की व्हाई इज द लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द सिटीजन, फॉर एनी कंट्री. क्यों ज़रूरी होता है, वाई आर लॉज रिक्वायर्ड, कानून क्यों ज़रूरत है या क्यों ज़रूरत पड़ी कानून बनाने की. डिफेंडिंग अस फ्रॉम एविल. सबसे पहली चीज़ ये हमें बुरी चीज़ों से बचाती है, सेफ करती है. कैसे बचाती है. आपके घर में अब जैसे नियम है कि आप मॉर्निंग में उठोगे और रात को 9 बजे 10 बजे तक सो जाओगे. ठीक है, इससे क्या बनता है, एक लॉ बनाया गया, एक नियम बनाया है आपके पेरेंट्स ने या आपके गार्जियंस ने. क्यों बनाया है, क्योंकि आपका जो फिजिक है, आपका जो बॉडी है, वो क्या करता है, उसको 8 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए. अब अगर बच्चों को हम नहीं बोलें कि तुम खेलते रहो, अच्छा मत सो, तो वो क्या करेंगे, वो लेट नाइट तक जगेंगे और फिर अगले दिन लेट मॉर्निंग में वो उठेंगे. उनसे क्या होगा, उनका फिजिक खराब होगा, उनको दिक्कत होगी आगे जब वो बड़े होंगे. तो या फिर उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगा. जैसे होता है ना, पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाना ज़रूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाना ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें कंपलसरी करते हैं हम लोग, या दाल खाना ज़रूरी है. क्यों, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई उम्र के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए. तो ये एक तरीके से क्या है, अगर नहीं बोला जाए बच्चों को तो वो क्या करेंगे, अपने मन की चीज़ें खाएंगे, है ना, जंक फूड्स खाएंगे. तो ये क्या है, सबसे पहला लॉ ज़रूरी क्यों है, बिकॉज इट्स डिफेंडिंग अस फ्रॉम एविल. ये हमें बुरी चीज़ें करने से रोकता है. जैसे जो भी चीज़ें नियम या कानून के खिलाफ है, जैसे किसी का मर्डर कर देते हैं, चोरी करते हैं, ये क्या है, गलत बुरी आदतें हैं ना. तो पनिशमेंट के डर से या लॉ के डर से हम उन चीज़ों को नहीं करते हैं. क्लियर. चलिए, प्रमोटिंग द कॉमन गुड्स. ये प्रमोट करता है आपको अच्छे काम करने के लिए. ये आपको इंस्पायर करता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको लोग शाबाशी देंगे, आपके बारे में अच्छी चीज़ें कहेंगे. तो इट्स प्रमोटिंग टू कॉमन गुड. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज. ये कम चीज़ों में क्या करता है, डिस्प्यूट होने से बचाता है. जैसे कि मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है, ठीक है, तो एक वो बोल रहा है मेरी है, वो बोल रहा है मेरी है. तो लॉ, कानून यहाँ पे क्या करता है, दोनों के एविडेंस देखता है, जिसका एविडेंस प्रॉपर होता है उसको वो हैंड ओवर कर देता है. तो लिमिटेड सोर्सेज में जब लोग लड़ रहे होते हैं उस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट्स कर रहे होते हैं, तो लॉ क्या करता है, उनसे बचाता है. हो सकता है लोग इतने गुस्से में हो जाएं कि एक दूसरे का सर फोड़ दें, है ना, किसी को कोई चोट ज़्यादा लग जाए. तो इन सब चीज़ों को लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए, या आज मैंने किसी को मार दिया, कल कोई मुझे मारेगा, ये होता है ना डिस्प्यूट्स में. तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग लॉ का सहारा लेते हैं, और जो कि सही है. नेक्स्ट आता है इंकरेजिंग पीपल टू डू द राइट थिंग. इंकरेज करना लोगों को कि आप सही चीज़ों को करो. जैसे हेलमेट लगाना, ये एक लॉ बनाया गया है इंकरेज करने के लिए कि आप सही चीज़ करो. अगर कभी बाई चांस अगर आपको एक्सीडेंट होता है तो एटलीस्ट आपका जो सर है, जो सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है हमारे लिए, ब्रेन, आइज़, है ना, ऑर्गन सारे, तो ये सेफ रहेंगे.
तो इंकरेज करता है। नो डोमिनेंट ग्रुप्स कैन बी अलाउड टू ट्राई टू सब्जुगेट द लेस डोमिनेंट ग्रुप। क्लियर? ऐसा ना हो कि कोई बहुत शक्तिशाली है, पैसे वाला है, पावर है उसके पास, वो अपने पावर से, पैसे से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी लेस डोमिनेंट ग्रुप को वो दबाने की कोशिश करे। ठीक है, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है इक्वालिटी, कि मतलब रेशियल या किसी भी तरीके का इकोनॉमिकल, सोशल कोई किसी पे दबाव नहीं बना सकता, सारे लोग बराबर हैं। तो कोई भी डोमिनेंट ग्रुप, जो शक्तिशाली ग्रुप है, वो किसी लेस डोमिनेंट ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को दबाने की कोशिश ना करे। उसको डर रहे कि अगर आज मैं इसके साथ कुछ ऐसा करता हूँ तो लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सजा देगा। क्लियर? इन्हीं में एक बात आती है डाउरी सिस्टम की, इसी लॉ से रिलेटेड है। जस्ट बिकॉज कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब उसमें रूल्स लिखे जा रहे थे, लॉज लिखे जा रहे थे, तब डाउरी सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था, क्योंकि उस टाइम डाउरी सिस्टम इतना सोशल इविल नहीं बना था। माँ बाप ने शुरू किया था कि बेटियां जब शादी होकर अपने घर जाती हैं तो उनकी पसंद की चीज़ें, होता है ना, प्यार आता है, जैसे बच्चे हॉस्टल जाते हैं पढ़ने के लिए तो माँ बाप को बहुत सारा प्यार आता है कि अरे वहाँ बच्चा अकेले रहेगा, कभी अकेले रहा नहीं है, अच्छा ये भी बना के दे दो, ये भी रख दो उसके लिए। तो इस प्यार के चलते कुछ जो कैपेबल, जो रिच फैमिलीज होती थी, वो अपनी बेटियों को डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज देते थे, डिफरेंट टाइप के उनके रहने के लिए जो भी चीज़ें उनसे बन पड़ती थी वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, आप इतना गहना दोगे, आप इतने पैसे दोगे, तब हम अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करेंगे। शादी हो भी गई, उसके बाद भी मांग रहे हैं कि नहीं, अच्छा अब ये फेस्टिवल पड़ा तुम्हारे घर से, ये नहीं आया। इस तरीके के बहुत सारे केसेस आने लगे। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट को ये फील हुआ कि एक नया कानून बनाना चाहिए डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के ऊपर। और इसी के चलते सबसे पहले समझते हैं कि डाउरी सिस्टम, हिंदी में तो हमने समझ लिया, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट, एन अमाउंट ऑफ मनी और इट इज कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। कैसे भी हो सकती है, मतलब वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है, कोई घर भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या मूवेबल मतलब गाड़ी, घोड़ा, पैसे, कैश, गोल्ड, कुछ भी, मूवेबल या इमूवेबल। एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच अ वुमेन्स फैमिली गिव्स टू द मैन्स फैमिली शी इज मैरिंग। ये जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़के के घर वालों को देते हैं जब उनकी शादी होती है। तो ये एक डाउरी सिस्टम था जिसको कि फर्स्ट टाइम 1961 में इसके लिए कानून बनाया गया। क्लियर? क्यों बनाया गया आप समझ रहे हैं, क्योंकि दिन पे दिन हर रोज डाउरी सिस्टम के केसेस बढ़ते जा रहे थे और उन केसेस में मोस्टली ये आता था कि जो न्यूली मैरिड नई जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, जिन बच्चियों की, उनको या तो जला दिया गया या तो मार दिया गया, और सिर्फ किसके लिए, कुछ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कि दहेज लेके आओ। ठीक है, तो इस चक्कर से और फिर जो कानून है ये बनाना पड़ा मजबूरन। और फर्स्ट टाइम ये कानून बना 1961 में। इसका नाम रखा गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसका नाम रखा गया कि बंद करो, प्रोहिबिशन मतलब निषेध है, डाउरी लेना पूरी तरीके से इल्लीगल है। अगर कोई देता है या लेता है, दोनों लोग इसके लिए मतलब उनको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया, अभी तो हमने पढ़ा ना कि रूल्स क्यों ज़रूरी हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे ढीठ लोग हैं हम लोग कि हम नहीं मानते हैं। बोले अच्छा ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अभी अप्लाई थोड़ी किया गया है। और फिर भी कुछ साल बीतते चले गए। फाइनली 1980s में इतने ज़्यादा केसेस आए डाउरी सिस्टम से, जिनसे कि बच्चियों को घर से निकाल दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया, और ये कहा गया कि खाना बनाते समय जल गई हैं। बहुत सारी बच्चियों पे एसिड्स फेंके गए, बहुत सारी बच्चियों पे मतलब बहुत डिफरेंट टाइप से टॉर्चर किया जाने लगा, मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा। तो फाइनली 80s के बाद 19 टाइम एक अमेंडमेंट किया गया।
डाउरी सिस्टम में या डाउरी एक्ट में ये किया गया 1984 में और इस बार का अमेंडमेंट में बहुत सारे सेक्शंस डाले गए। इन सेक्शंस में पहला सेक्शन है 304B सेक्शन, फिर डाला गया 406 सेक्शन, फिर डाला गया 498A सेक्शन। अब बताया गया कि इंडियन पैनल कोड ने बताया, ये सारे सेक्शंस किसने डाले? इंडियन पैनल कोड ने डाले और लिखा कि भाई अब नहीं लिया जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा, और लिया भी जाएगा। माँ बाप अपनी खुशी से दे रहे हैं, वैसे तो देना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी अगर किसी दोनों पक्ष में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, अगर वो दहेज के नाम पे शादी के बाद लड़की के घर वालों से चीज़ें मांगता है, पैसे मांगता है या टॉर्चर करता है, तो इन सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग 304B, 406 एंड 498 के थ्रू उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो भी कराया गया था। अगर जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, अगर वो इस तरीके की कोई भी शिकायत करती हैं तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। चलिए, इसको नाम फिर भी जो चीज़ें थी वो उतने कंट्रोल में नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप को डर होता था कि यार मेरी बेटी जा रही है, उसको परेशान ना करें, चलो चोरी छुपके देते हैं। लॉ बन गया, अमेंडमेंट हो गया, सेक्शंस हो गए, उसके बाद भी धीरे धीरे ये हमारे कहते हैं ना दीमक की तरह खाती है। जो कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो दीमक की तरह धीरे धीरे खाती हैं, वो ऊपर से नहीं दिखती हैं बट वो अंदर से समाज को खोखला करती हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। 2005 में फिर से एक एक्ट बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये फिर बनाया गया 2005 में। अब क्या हुआ, जब 1984 में ये रूल आ गया कि आप डाउरी नहीं मांग सकते हैं, अब बहुत सारे लोगों में ऐसे केसेस भी आने शुरू हो गए कि जो महिलाएं हैं या महिलाओं के घर वाले हैं, जो बच्चियों के घर वाले हैं, वो उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेन करवा दी कि ये डाउरी की वजह से हमें परेशान करते हैं, मेरी बेटी को टॉर्चर करते हैं। तो लोगों ने क्या किया, मुंह से बोलना बंद कर दिया, लेकिन अपने काम से वो पीछे नहीं हटे। वो फिर भी टॉर्चर, जो डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू वो घरों में हिंसा करते थे उन बच्चियों के साथ में। तो फाइनली 2005 में एक बहुत कड़ा कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। घर में जो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के खिलाफ इस एक्ट को बनाया गया 2005 में। और उस टाइम बोला गया कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहा जाएगा। इवन इस एक्ट में आस पड़ोस के लोगों को भी बोला गया कि मान लीजिए कोई महिला है जो घर में है और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो अपने बच्चों की वजह से या अपने पेरेंट्स की वजह से या समाज के डर की वजह से वो किसी से नहीं कह पा रही है, या फिर वो उसको शर्म आ रही है, वो डर रही है कि पुलिस स्टेशन पे जाऊंगी तो मेरा घर खराब हो जाएगा, इस तरीके के कोई भी डर है उसके अंदर, तो इस एक्ट के थ्रू एनजीओज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो उनके घरों में आसपास लोग रहते थे, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसको हमेशा होता है कि कभी यहाँ कटा है, कभी यहाँ कटा है, कभी यहाँ चोट लगी है, इस तरीके से उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस पता चल जाता था लोगों को। लेकिन कहते हैं ना कि यार हम क्यों बोलें किसी के घर के मैटर में। तो इस एक्ट के थ्रू एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को घर घर में जाके अवेयर किया कि आप मत बोलो, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आप बस हमें एक कॉल कर दो कि इस घर में ये घर नंबर है, ये प्लॉट नंबर है, ये व्यक्ति है और ये महिला है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो वो एनजीओ पूरी जिम्मेदारी लेती थी उस महिला को पढ़ाना लिखाना। अगर वो घर वाले उसको निकाल देते हैं या कुछ ऐसा चलता है, डाइवोर्स हो जाता है, कुछ भी ऐसा, या बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जैसे जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है और जो ससुराल पक्ष है वो उसको रखना नहीं चाहता है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है। तो इस तरीके से एनजीओज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और आसपास के लोगों को अवेयर किया कि अगर आप अपने घरों के आसपास किसी को ऐसा देखते हैं, हमें इन्फॉर्म करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आएगा कि लॉ क्यों ज़रूरी है हम सबके लिए।
बहुत सारी एविल बुराइयों को हटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए ये बात हो गई डॉरी सिस्टम की। अब बात करते हैं एक नई चीज़ की जो है डांडी यात्रा। डांडी यात्रा ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि इसमें आपके उसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर उसमें नहीं है, सिर्फ आपको समझाया गया है। डांडी मार्च, स्टार्टिंग डेट याद रखेंगे 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चली थी। अब ये डांडी यात्रा क्या है, ठीक है, आप सबने सुन, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे डांडी यात्रा, ठीक है, नमक सत्याग्रह, ठीक है, इसको जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर द सिविल डिसओबीडियंस, मूवमेंट, ठीक है, इनको इतने सारे नामों से जानते हैं। अब ये देखते हैं ये है क्या। गांधी जी 1930 का टाइम था और ब्रिटिशर्स अपने बिल्कुल चरम पे थे। वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि हम जो जिनके ऊपर रूल कर रहे हैं ये इन्हीं का देश है और इनके देश पे रह के रूल तो हम कर ही रहे हैं, ऊपर से हम इन्हें परेशान भी कर रहे हैं, हम इन्हें टॉर्चर भी कर रहे हैं। नए नए रोज़ टैक्स लगाते थे, बहुत सारी जगहों पे जाना मना था इंडियंस को। इवन यहाँ तक लिखा हुआ था कई जगह, मैंने भी मूवीज़ वगैरह में देखा है या कहीं बुक्स में भी एक दो जगह इस चीज़ का मेंशन किया गया है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। काम वो करेंगे, वेटर वो बनेंगे, खाना वो बनाएंगे, बर्तन वो धुलेंगे, बट उस जगह पे मज़े लेने, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, वो उस जगह पे प्रोहिबिटेड था। इंडियन है तो नहीं जा सकता। इस तरीके की बातें थी। चलो इन सब चीज़ों से इंडियन जूझ रहे थे धीरे धीरे धीरे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अगर आप किसी एक बर्तन में ना 2 बर्तन लिए, दोनों को आपने गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है, या आग नीचे से उसमें जला दी और 2 मेंढक को उस पर डाल दिया आपने, ठीक है। ये एक स्टोरी है, ये समझने के लिए कि हम क्यों हमने मुगल्स को, या हमने मुगल्स की तो बात अलग है क्योंकि मुगल्स ने अपना समझा था, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने अलग नहीं किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ब्रिटिशर्स ने परेशान किया। तो उस बर्तन में आपने मेंढक को डाल दिया। एक मेंढक को कब डाला, जब पानी ठंडा था, ठीक है, तब डाल दिया और धीरे धीरे जो गैस है, जो चूल्हा है वो जल रहा है और पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अब वो मेंढक क्या करेगा, और दूसरा गैस जो है, जो दूसरा बर्तन है, उसमें आपने उस मेंढक को तब डाला जब पानी बिल्कुल उबल रहा था। आपने मेंढक को डाला और मेंढक खुदक के बाहर आ गया बर्तन से। ये 2 चीज़ें हैं। दूसरा, जो आपने पहले डाला था, जो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, वो क्या कर रहा है, वो मेंढक क्या कर रहा है, अपने आप को धीरे धीरे अपना टेम्परेचर पानी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। दोनों चीज़ों में एनर्जी लगेगी अगर आप अपने टेम्परेचर को चेंज करोगे, ठीक है। तो उस जो पहला वाला मेंढक था उसकी पूरी एनर्जी निकल गई अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में, क्लियर। और जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जब वो अपने आप को, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया, वो उसी में मर गया क्योंकि अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो छलांग मार के बाहर आ जाए। लेकिन जो दूसरा वाला मेंढक था उसको गर्म पानी में डाला गया तो वो बिल्कुल से गिरा और बाहर आ गया। ऐसे ही कुछ कंडीशंस थी हमारे इंडियंस की उस टाइम पे। आज तो नहीं है, आज तो हम बहुत क्लियर हैं कि हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पढ़े लिखे ना होने की वजह से, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोलते हैं बच्चा पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कई बार आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें क्या आदत हो गई थी, पहले मुगलों ने रूल किया हमारे ऊपर, अफगान्स ने किया, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, तो हमें आदत हो गई थी दब के रहने की, है ना। तो उसी दब के रहने के साथ एक नया मोड़ आया 1930 में। आया तो काफ़ी दिन पहले था, लेकिन 1930 में हम रिवॉल्ट कर चुके थे। गांधी जी के सामने एक लोगों ने रखा नमक, आप बार बार देख रहे हो यहाँ पे नमक वर्ड आ रहा है, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या हुआ ना, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था
और बोला था कि जो नमक जो कि मुफ्त में मिलता है, ठीक है, गुजरात के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर बड़े बड़े खांचे बनाए जाते हैं, उनमें समुद्र का पानी भरा जाता है, वो पानी अपने आप उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, एंड देन नीचे नमक की लेयर रह जाती है, उसी नमक को हम यूज़ करते हैं रिफाइन करके। तो वो फ्री में मिलने वाली चीज़ को भी ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, ये आपको फ्री में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इवन आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। चलो टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने रखी कि कोई भी इंडियन कंपनी या इंडियन व्यक्ति वहाँ पर पोर्ट्स पे नमक बनाने का काम नहीं कर सकता है। अब इस बात से बहुत लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये कहावत है कि नमक रोटी खा के जी लेंगे। ब्रिटिशर्स ने उस पर भी बैन लगा दिया कि नहीं, सिर्फ रोटी खाओ, मिल रही है तुम खाओ, और नमक तो वो भी हम तुम्हारी थाली से छीन लेंगे। इस बात पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ, लोग अंदर से भड़क गए, क्योंकि अब बात आ गई थी लोगों के खाने की चीज़ों पे। दांडी मार्च उन्हीं में से एक है। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने कई बार, इरविन उस टाइम यहाँ के लॉर्ड वायसराय थे, उनको कई बार उन्होंने बताने की कोशिश करी कि देखिए अब आप इस पे कोई डिसीजन ले लो, अब आप इस पे डिसीजन ले लो। इरविन मानने को तैयार नहीं थे। इरविन ने बोला नहीं, मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा और आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। गांधी जी थक गए उनको प्यार से समझाते समझाते, और एक दिन वो अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकल पड़े, और वो दिन था 12 मार्च का 1930 का। चलते पैदल चलते हुए लगभग 210 किलोमीटर का ये सफ़र था, और 21 दिन का सफ़र था। अप्रॉक्सीमेटली 10 मील वो रोज़ चलते थे, 210 मील का सफ़र था, सॉरी। तो लगभग वो रोज़ चलते थे, और आसपास के गांव, जब वो दांडी मार्च के लिए अहमदाबाद से, गुजरात से निकले अपने आश्रम से, उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली उनके साथ 78 लोग थे, उनके जो फॉलोवर्स थे। लेकिन जब वो 10 मील का सफ़र, 5 किलोमीटर मॉर्निंग में, 5 किलोमीटर शाम को जब वो चलते थे, तो उनके साथ आसपास के गांव के लोग भी जुड़ते चले गए, और ये इतना बड़ा जन समूह बन गया, हज़ारों लोगों का। और 5 अप्रैल की नाइट को, शाम को वो वहाँ पहुँच गए, और फाइनली 6 अप्रैल को उन्होंने नमक साबरमती, ये दांडी इसलिए बोला गया है कि दांडी वो गांव का नाम है, वो प्लेस का नाम है जहाँ पे उन्होंने जो नमक है वो अपने हाथों में उठाया था, और बोला था कि नमक पे टैक्स हम नहीं देंगे। तो ये पूरी कहानी थी महात्मा गांधी जी की। 2 डेट आपको याद रखनी है, 12 मार्च 1930 एंड देन 6 अप्रैल 1930 की। मॉर्निंग को 6 बजे उन्होंने जाके वहाँ पे नमक उठा लिया था। इसको डिफरेंट ऑफ नेम से जानते हैं। दांडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस जगह का नाम था। नमक सत्याग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि नमक के लिए किया गया था। एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए बोला जाता है, या इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत प्रेम भाव से गांधी जी उनसे बोल रहे थे और वो नहीं सुन रहे थे इस बात को। इसी बीच में गांधी इरविन एक्ट हुआ 5 मार्च 1931 के टाइम पे। 1 साल बाद लगभग गांधी और इरविन जो कि वायसराय थे, उनके बीच में पैक्ट, मतलब एक समझौता हुआ, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। क्या बोला गया? गांधी इरविन पैक्ट। एक ये समझौता था जो कि 5 मार्च 1931 के लिए किया गया, जिसमें कि गांधी जी ने अपनी शर्तें रखी, और जो इरविन थे, वायसराय थे इंडिया के उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने उन शर्तों में से कुछ शर्तों को माना। और क्यों माना ये भी बता दूं, क्योंकि उस टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, गोल मेज सम्मेलन। क्या चल रहा था? राउंड टेबल। राउंड टेबल इसलिए बोला गया था क्योंकि ये एक बड़ी सी गोल मेज थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिशर्स बैठ के अपनी कानून बनाने की या अपने समझौते करने की चीज़ें कर रहे थे। ये गोल मेज सम्मेलन, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये इंग्लैंड में होती थी हर बार। और 1931 में गांधी जी वहाँ गए थे, उससे जाने से पहले ही उन्होंने ये पैक्ट समझौता कर लिया था, जिसमें नमक के बारे में और बहुत सारे 10 समझौतों पे हामी भरी गई थी। इरविन ने उस पर हामी भरी थी। तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, और मिलते हैं। अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हुआ। क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज एंड स्पेशली द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, इट इज़ मस्ट टू डू। ओके, ज़रूर करना है आप सबको। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को। आई थिंक अब हमें हिस्ट्री पिकअप करना चाहिए।
तो अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।